तो दोस्तों क्या हाल चाल है सबके। तो 28 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन कोई बात नहीं। इस वीडियो में उस चीज को मैं पहले क्विकली समराइज कर दूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि 3 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है उसमें क्या हुआ है। तो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले फीफा और एएफसी ने सीओए को एक लेटर भेजा था जिसमें वो इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स के अगेंस्ट थे और उन्होंने सीओए को कुछ रिकमेंडेशंस भेजी थी। तो उसमें सबसे पहले तो ये था कि सीओए ने प्रपोज किया था कि एआईएफएफ की जो भी नई कमेटी बनेगी उसमें 50% रिप्रेजेंटेशन ऐसे इंडिया के एमिनेंट प्लेयर्स की हो। मतलब कि जैसे नई कमेटी में 72 मेंबर्स होंगे तो उसमें से 36 ऐसे प्लेयर्स हो जो इंडिया को पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन फीफा और एएफसी का कहना था कि इससे जो भी स्टेट एसोसिएशन है उनके वोटिंग राइट्स कम हो जाएंगे और अगर आपको प्लेयर्स को वोटिंग राइट्स देने ही है तो उनको 25% तक रिस्ट्रिक्ट करो। इसके बाद सीओए ने प्रपोज किया था कि जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी एज लिमिट 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। वहीं फीफा और एएफसी का कहना है कि किसी भी तरह की एज लिमिट लगाने से इनका टेन्योर पूरा नहीं होगा और इनको री इलेक्शन में दिक्कत आएगी। इसके अलावा फीफा और एएफसी ने ये एएफएफ की जो भी कमेटी है इसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ रोल्स एंड फंक्शंस, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स रखे थे सीओए के सामने। तो जो सीनियर एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने 28 जुलाई को इसी लेटर के बारे में पॉइंट आउट करते हुए प्रफुल्ल पटेल के लिए इनडायरेक्टली ये बोला था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहती है तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर फीफा जैसी इंटरनेशनल बॉडीज के सामने कंप्लेंट कर देते हैं और उसके बाद ऐसे लेटर सामने आते हैं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ये बोला था कि 3 अगस्त को एएफएफ के जो भी इलेक्शंस होंगे उसके लिए जनरल गाइडलाइंस दी जाएंगी, डायरेक्शंस दी जाएंगी। तो भाई 3 अगस्त वाली हियरिंग हो गई है और ये जजमेंट इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल है। तो अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथ जस्टिस जेबी प्रदीपवाला की, जिन्होंने सभी पार्टीज को बहुत ध्यान से और इतने डिटेल्स में उनके साथ आर्गुमेंट करी और उसके बाद फाइनली ये ऑर्डर पास किया और इन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन पास किया। तो सबसे पहले सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जो कि सीओए की तरफ से थे, उन्होंने ये बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अकॉर्डिंग एएफएफ की जो भी जनरल बॉडी और एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके 50% तक प्लेयर्स उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस बताए कि प्लेयर्स किस तरह से इस कमेटी का पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो इन्होंने बताया वो था कि स्टेट एसोसिएशन की तरफ से एक नॉमिनी होगा और इसी तरह से हर एक स्टेट से एक एमिनेंट प्लेयर। तो जैसे टोटल 72 मेंबर्स हैं इस कमेटी में, तो उसमें से 36 नॉमिनीज हो गए स्टेट एसोसिएशन के और 36 एमिनेंट प्लेयर्स हो गए। अब दूसरा कॉम्बिनेशन इन्होंने जो बताया वो ये कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो नॉमिनीज हैं उसमें से 5 प्लेयर जनरल बॉडी मेंबर्स बनाए जाए और तीसरा कि जो जोनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इन प्लेयर्स को चुना जाए। अब एक इशू ये रेज हुआ कि इनके पास जो प्लेयर्स की लिस्ट थी उसमें से 250 मेल फुटबॉलर्स थे और 30 फीमेल फुटबॉलर्स। तो इस वजह से ये सजेस्ट किया गया कि अभी के लिए इन प्लेयर्स को 2:1 रेशियो में सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब कि जो 36 एमिनेंट प्लेयर्स हैं उसमें से 24 होंगे मेल फुटबॉलर्स और 12 होंगी फीमेल फुटबॉलर्स और आगे चलकर इसको 50-50% मेंटेन किया जाएगा। अब एमिनेंट प्लेयर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूं। तो इस कमेटी में सिर्फ वही प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर पाएंगे जो इंडिया के लिए एटलीस्ट एक इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 2 साल पहले रिटायर हो गए। अब ये एक मैच वाला क्राइटेरिया भी सिर्फ इसी वजह से रखा गया क्योंकि एएफएफ के पास इन प्लेयर्स का प्रॉपर डेटा ही मेंटेन नहीं है। अब एक और बहुत बड़ा इशू जो इस हियरिंग में उठाया गया वो ये कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो कूलिंग पीरियड है उसका कोई ध्यान नहीं रखता और भाई सेम लोग 15 से 28 साल निकाल देते हैं पावर में, या फिर सेम फैमिली के अलग अलग लोग सालों साल कमेटी का पार्ट बने रहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल तो है वेस्ट बंगाल स्टेट फेडरेशन और हमने देखा है कि वहां पर कैसे फैमिलीज कंट्रोल करती है फुटबॉल को। अब इसके अलावा किसी और स्टेट फेडरेशन का नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये सब पॉइंट्स तो थे सीओए की तरफ से। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेट एसोसिएशन की लॉयर सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी की तरफ, जिन्होंने बताया कि ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 35 स्टेट एसोसिएशन को, 7000 क्लब्स, 700 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और 5 लाख फुटबॉलर्स को। अब इन 35 स्टेट फेडरेशंस में गोवा नहीं है क्योंकि उनको सीओए की इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनके अगेंस्ट केस भी फाइल नहीं किया। तो भाई डॉक्टर गुरुस्वामी ने तो पूरा जोर लगा दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि ये जो भी प्लेयर्स हैं ये कमेटी का पार्ट नहीं बन सकते और इनको वोटिंग राइट ना दी जाए। तो इन्होंने बताया कि ये सब नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अगेंस्ट है और ये जो भी प्लेयर्स हैं ये मैनेजमेंट का पार्ट तो बन सकते हैं लेकिन ये प्लेयर्स इंडिविजुअली वोट नहीं कर सकते इसमें।
और इन्होंने ये बताया कि हमें फुटबॉल और क्रिकेट को कंपेयर नहीं करना चाहिए और फीफा के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी ये जो भी प्लेयर्स है ये इंडिविजुअली वोट नहीं कर सकते, ये सब इन्होंने कोर्ट में बताया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने इनको इस चीज पर रिप्लाई दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही इस कमेटी में डिसीजन ले और जो प्लेयर्स एक्चुअली में फील्ड पर खेलते हैं उनको वोटिंग का राइट ना मिले। तो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या जजमेंट पास करी इस मैटर में। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी ये इलेक्शंस कराने हैं। और भाई जो भी ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सीओए ने सबमिट किया है उसके आर्टिकल 26 में जैसा भी लिखा है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। और 24 मेल फुटबॉलर्स और 12 फीमेल फुटबॉलर्स को एएफएफ की जनरल और एग्जीक्यूटिव कमेटी में वोटिंग का राइट दिया गया। और जो भी बॉडी इलेक्ट होगी वो एक इंटरिम बॉडी होगी और इसका टेन्योर सिर्फ 3 मंथ्स का रहेगा। मतलब कि ये कोई परमानेंट इलेक्शन नहीं हो रहे और जो भी पर्सन इलेक्ट होंगे वो 3 महीने तक एएफएफ का पार्ट रहेंगे और जो भी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे। अब इसके अलावा इस बॉडी में कोई भी चेंजेस होंगे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल चाहिए होगी। और इसके अलावा जो भी लोग 12 साल या उससे ज्यादा के लिए एएफएफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट थे वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब फीफा बैन की जो गाइडलाइंस थी उसमें मेन इशू एएफएफ के प्रेसिडेंट और एएफएफ के इलेक्शंस का ही था। अब हमने टाइमली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट कर दी और होपफुली 15 सितंबर से पहले हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे और हमें एक इंटरिम कमेटी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से फीफा बैन की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल ना के बराबर है और अब हम बहुत बेहतरीन तरीके से वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो भाई काफी सारे लोगों को अभी ये कंफ्यूजन है कि ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये फाइनलाइज हो गया है या फिर नहीं। तो इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अभी फाइनलाइज होना बाकी है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये जो भी एएफएफ की इलेक्शंस है इसके लिए डायरेक्शंस दी हैं और जब ये इंटरिम बॉडी बन जाएगी तो उसके बाद साइड बाय साइड ये कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया जाएगा। और अभी तो जो स्टेट एसोसिएशन के ऑब्जेक्शंस थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के 3rd या फिर 4th वीक में होगी। और इसके अलावा एफएसडीएल ने जो केस फाइल किया हुआ है उस पर भी हियरिंग होना बाकी है, जिसके बारे में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई और जैसी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूं इस जजमेंट से, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा स्टेप हमने लिया है जो कि आगे जाकर इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए काफी सारे दरवाजे खोलने वाला है। और ये पहली बार ऐसा होगा कि जब रिटायर्ड प्लेयर्स कमेटी का पार्ट बनेंगे और कमेटी में बाकी प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी चीज की मांग तो हम सब फैंस काफी टाइम से कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स एक्चुअल में फील्ड पर खेलते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी जाए, और वो अब होने वाला है। और इसके लिए राहुल मेहरा का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो एएफएफ को कोर्ट तक लेकर आए और इस केस पर उन्होंने इतनी मेहनत करी। तो अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इस जजमेंट के बारे में। तो भाई मेरी पूरी कोशिश थी कि इस हियरिंग को मैं काफी ज्यादा समराइज कर आपको बता सकूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये जजमेंट बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है तो मेरे ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जा सकते हैं, वहां पर आपको थ्रेड मिल जाएगा और वहां पर आप ये जजमेंट बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों, अब जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल और जय हिंद दोस्तों।